Hello everyone, welcome back to my new YouTube channel Learn from Legal Nerds. So today in this video we are going to understand what are well-known trademarks. I hope you have watched my video on trademark laws in India, and today we are going to discuss what are well-known trademarks. So what does well-known term mean to you? Anything that has a established a reputation in the society, जो कि एक सोसाइटी में एक सुप्रसिद्ध चीज़ हो गई है या फिर उसका रेप्यूटेशन हो गया है मार्केट में कि इफ़ यू से बाटा यू रेफर टू शूज़, इफ़ यू से कैसियो you refer to watches. So the brand name has established a wide knowledge in the market that just by referring the name of the brand, the person gets the idea that what the thing is. Then the well-known trademarks are established for the brand. तो वेल नोन ट्रेडमार्क्स उन्हीं ब्रांड को इशू किए जाते हैं जो कि एक बड़ा अपना मार्केट प्लेस एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं सोसाइटी में, और जिनकी रेप्यूटेशन सोसाइटी में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर्स तब उनसे रेफ़र करेंगे या कंज्यूमर्स का तब उनसे रिलेशन ड्रॉ किया जाएगा, तो दे विल गेट द आइडिया कि ये कौन सी ब्रांड है. So yes, what are well-known trademarks? Under Section 2, Clause 1, Clause ZG of Trademarks Act 1991, ये definition दी गई थी कि well-known trademarks as a mark that has gained enough recognition among the significant portion of a public who utilize such goods or obtain such services that the use of mark in relation to other goods and services is likely to be interpreted as denoting a connection between those goods and services and the person using the mark in connection with first mentioned goods and services. ऑलराइट, तो इसको ब्रेक करके समझते हैं डेफिनेशन को. इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि वेल नोन ट्रेडमार्क वो मार्क्स होते हैं कि उन्होंने एक एनफ रिकॉग्निशन गेन कर लिया एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पब्लिक में, कि अगर कोई इंसान वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो यूटिलाइज कर रहा है या फिर वो उनको अर्न कर रहा है, तो फिर ये इंटरप्रेट किया जाएगा कि अगर कोई और गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में उन्हीं नेम से आ रही है तो वो रिलेटेड है दैट ब्रांड के जिसका ट्रेडमार्क इशूड है. ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक केस आया था कैलटेक्स का, जो कि मोनोपोली कंपनी थी, केरोसिन वगैरह बेचती थी. ठीक है, अब इंडिया में एक डीलर थे, वो कैलटेक्स की वॉचेस बेचना चाहते थे, तो वो कैलटेक्स का ट्रेडमार्क वॉचेस के लिए रजिस्टर करवाना चाहते थे, पर कैलटेक्स ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था इंटरनेशनली विद अ केरोसिन कंपनी. ठीक है, तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि कैलटेक्स क्योंकि ऑलरेडी एक नेम एग्जिस्टेंस है, क्योंकि जो कंपनी केरोसिन बेचती है उसकी मोनोपोली है इस मार्केट में, तो जो अर्नर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उस ट्रेडमार्क के, वो मिसगाइड हो सकते हैं उसकी रेप्यूटेशन की वजह से. इसलिए आप एज अ वॉच कंपनी कैलटेक्स जो ट्रेडमार्क है वो नहीं ले सकते हैं. ठीक है, और जो ओनर था वॉचेस कंपनी का, वो ये भी नहीं प्रूफ करवा पाए कि कैलटेक्स ही ट्रेडमार्क क्यों इशू किया जाए उनके नेम पे, तो इसलिए उनका केस डिसमिस कर दिया गया था और उनकी रिक्वेस्ट भी डिसमिस कर दी गई थी. ऑलराइट, तो अब इन कंट्रास्ट टू लेसर नोन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? लेसर नोन ट्रेडमार्क्स वो होते हैं जो कि गुडविल और उनकी रेपुटेशन एक सर्टेन जोग्राफिक रीजन में प्रोटेक्टेड है. जैसे कि नैरोअर रेंज ऑफ गुड्स होते हैं. अगर मतलब सपोज कि कोई कंपनी है दैट मेक्स अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ गुड्स. ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेट्स टेक इन केस सपोजिटली, नहीं, एग्जांपल लेते हैं फ्लाइट का, या फिर फ्लाइट का लेते हैं एग्जांपल. फ्लाइट जो कि फुटवेयर्स आते हैं, तो वो उनका अभी तक जो उनकी रेंज ऑफ गुड्स थी वो सेंटर्ड थी
कि वो एक बस बाथरूम स्लीपर्स या फिर डेली वेयर स्लीपर्स जो कि ईजी टू गो होती हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। तो अब उनकी नैरो रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी, तो उनको लेसर नोन ट्रेडमार्क मिलेगा। पर वेल नोन ट्रेडमार्क्स किसको मिलता है? जो कि नेशन वाइड कंपनी एस्टैब्लिश है या उनको क्रॉस कैटेगरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तब यहाँ पे वेल नोन ट्रेडमार्क्स इशू होते हैं। ओके, Yes, so under section 9 we have absolute grounds for refusal. तो जो ट्रेडमार्क्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश है फॉर एनी गुड्स एंड सर्विसेज और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने उन गुड्स एंड सर्विसेज वाले ट्रेडमार्क को रीयूज़ करने की कोशिश करी है, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है। या फिर वो एक्सक्लूसिवली डिस्क्राइब करता है काइंड, क्वांटिटी या क्वालिटी या इंटेंडेड पर्पस, वैल्यू, जोग्राफिकल ओरिजिन या अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स जो कि कॉमन हो सकती है वहाँ के जोग्राफिकल एरिया में और प्रोड्यूसर्स के साथ, तो वो मार्क जो है रजिस्टर नहीं हो सकता है। एंड लास्टली वी हैव अंडर दिस सेक्शन वी हैव कस्टमरी लैंग्वेज में जो कि आपने मार्क रजिस्टर कराया है या फिर वो एस्टैब्लिश ट्रेड प्रैक्टिस बन गया है। जैसे कि एक कंपनी थी जो चाहती थी कि एक ईमेल मैसेज कि आप यू हैव गॉट योर ईमेल ऐसे स्टेटमेंट रजिस्टर कराना चाहती थी, तो कोर्ट ने बोला कि एक एस्टैब्लिश ट्रेड प्रैक्टिस है कि कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो रिसीवर के पास की और ईमेल हैज़ बीन रिसीव्ड, तो ये जो है वो रजिस्टर नहीं किया जा सकता एज अ ट्रेडमार्क, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश ट्रेड प्रैक्टिस है। ऑलराइट, फिर सेकेंड वी हैव कि ट्रेडमार्क कौन से ग्राउंड पे और कौन से ग्राउंड पे रिफ्यूज़ किया जा सकता है कि अगर वो मिसलीड करेगा पब्लिक को या क्रिएट करेगा कन्फ्यूजन कि क्या उनका सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वहाँ पे भी ट्रेडमार्क रिफ्यूज़ किया जा सकता है। या फिर वो लाइकली टू ऑफेंड रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो किसी के ऑफेंड करे, या वो स्कैंडलस हो, ऑब्सीन स्टेटमेंट हो, उसमें कंटेंट हो, तो वो रिफ्यूज़ किया जा सकता है। या वो वॉयलेट कर रहा हो एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट जो है, इसके अंडर हमारे एम्बलम्स या फिर वो जो नेम्स हैं किसी के वो है बार किए हैं कि वो रजिस्टर नहीं हो सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो वॉयलेट करती है कोई प्रोविजंस अंडर लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ट्रेडमार्क के जैसे रजिस्टर नहीं हो सकती है। फिर थर्ड पॉइंट में वी हैव कि ट्रेडमार्क जो कि एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट करते हैं शेप ऑफ द गुड्स या फिर शेप दैट इज़ नेसेसरी टू अचीव दैट टेक्निकल रिजल्ट, या फिर शेप दैट एट सब्सटैंशियल वैल्यू टू गुड्स, ठीक है। कि जैसे एक गुड है मिल्क है, मिल्क का जो शेप ऑफ द गुड है वो रिजल्टिंग फॉर देयर नेचर, जैसे कि आप चीज़ का वो लीजिए, जो चीज़ का जो शेप होता है वो वो एक प्रोसेस होता है उसके आउट ऑफ उसके बाद वो अचीव होता है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चाहेगी कि चीज़ ब्लॉक या फिर मिल्क ही हम रजिस्टर करा लेते हैं एज अ ट्रेडमार्क, मिल्क का सिंबल या फिर चीज़ ब्लॉक का ही सिंबल, तो दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि और जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो भी चाहेंगी कि हमारा वो एक सिंबल बन जाए। तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो सकता है पब्लिक के बीच में, या फिर जो भी नेसेसरी प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, वो उस शेप वो जो नेसेसरी शेप है वो अचीव की जाती है आफ्टर अ टेक्निकल रिजल्ट, तो वो ट्रेडमार्क नहीं हो सकती है। फिर कोई सब्सटैंशियल वैल्यू होती है शेप की ऑफ गुड की, तो वो भी रजिस्टर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो सो गाइज, इफ़ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियो you must have gone through the absolute ground for refusal that is common with the normal trademark, and this is common with the well-known trademark. Next we have relative grounds for refusal, ठीक है। सो रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल में आता है कि मार्क जो कि सिमिलर है, जैसे हमने एब्सोल्यूट ग्राउंड में समझा कि एग्जिस्टिंग मार्क के साथ वो सिमिलर है, या फिर उनकी गुड्स एंड सर्विसेज भी सिमिलर है जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग मार्क है उसके साथ, या फिर जो मार्क है वो सिमिलर है विद एग्जिस्टिंग मार्क, पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो दोनों सिमिलर नहीं है, तब भी रजिस्टर नहीं होगा। या फिर द मार्क इज सिमिलर टू प्रायर मार्कअप
टू एक्सटेंट ऑफ क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन अ माइंड्स ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, कि वो मार्क जो है वो उस एक्सटेंट तक सिमिलर है कि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है जनरल पब्लिक में। जैसे कि बिस्लेरी का जो मार्क है वो कई कंपनियां मॉर्फ करके या फिर उसको फोटोशॉप करके उसको इस्तेमाल करती हैं एज अ बिलसेरी, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी इसे, मतलब नाम ऐसे चेंज करेंगे कि ऑन अ फर्स्ट गो अगर आप नॉर्मली देख रहे हो और ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो तो वो आपको सिमिलर लगेगी और वो क्रिएट कर सकती है कन्फ्यूजन, तो वो भी मार्क रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, when there are certain similarities to a well known trademark, कि well known trademark के साथ जो सिमिलर है हो सकती है। जैसे कि पिडिलाइट का सिंबल है, पिडिलाइट के सिंबल के पीछे एक सन बना हुआ है। तो एक कंपनी, एक और कंपनी थी, उसने चाहा, उसने भी अपना एक सिंबल बनाया, उसके आगे पिडिलाइट के सिंबल के आगे जैसे एलिफेंट्स हैं, उसने बुलक्स लगा दिए उस सिंबल के आगे, तो वो नॉर्मल गो टू में नहीं दिखेगा कि वो कोई और कंपनी है, पर एक सिंबल से जो रिकॉग्नाइज होती है कंपनी वो सेम होता है मतलब। तो ये सिमिलैरिटी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, इसलिए भी ये रजिस्टर नहीं हो सकता है। या फिर relative grounds of refusal are applicable if your mark is similar to existing copyrighted work। copyrighted work जो है उससे सिमिलर है तो भी वहाँ पे रिलेटिव ग्राउंड्स के रिलेटिव ग्राउंड जो है रिफ्यूजल के वो एप्लीकेबल होंगे और वो आपको रजिस्टर नहीं करने देंगे मार्क। फिर एनी ऑब्जेक्शन, एन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11 के अंडर वो वैलिड माना जाएगा इफ़ योर मार्क इज़ केपेबल ऑफ पासिंग ऑफ केसेस जो होते हैं वो उन केसेस के लिए केपेबल है, तो भी आपका जो ट्रेडमार्क है, वेल नोन ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम मोर एडिशनल ग्राउंड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। सो लिमिटेशन भी सेक्शन 9 में लिमिटेशन एज टू कलर है कि कोई कॉम्बिनेशन ऑफ अ कलर होली और पार्टली, उस पर भी जो लिमिटेशन लगा सकती है ट्रिब्यूनल कंसीडरेशन में लेके उसको शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ट्रिब्यूनल हैविंग टू डिसाइड ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ अ ट्रेडमार्क। ठीक है, तो सो फार ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड विदाउट लिमिटेशन ऑफ कलर, मतलब अगर कोई ट्रेडमार्क बिना लिमिटेशन ऑफ कलर के रजिस्टर्ड है तो वो एज इट इज़ रजिस्टर है, पर अगर कोई कॉम्बिनेशन पे ट्रिब्यूनल जो है लिमिटेशन लगाना चाहती है तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। ठीक है, फिर सेक्शन 12 में है रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ऑनेस्ट कंकरेंट यूज़। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन केस ऑफ ऑनेस्ट कंकरेंट यूज और ऑफ अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस विद which in opinion of trademark of registrar of registration make it proper so to do, he may permit the registration by more than one proprietor of a trademark which are either identical or similar। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिमिलर और सेम, तो इसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रार है अगर वो चाहता है तो वो सेम जो ट्रेडमार्क्स है मतलब वो आइडेंटिकल हैं या सिमिलर हैं उनको रजिस्टर करवा सकता है या उन पे कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगा सकता है इफ़ ही मे थिंक फिट टू इम्पोज देम। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अप टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क कि वो कैसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहता है और वो क्या लिमिटेशन लगाना चाहता है या फिर वो क्या कंडीशन ही इम्पोज करना चाहता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, या फिर वो कोई कंडीशन ही इम्पोज नहीं करना चाहता कि आइडेंटिकल या सिमिलर है ट्रेडमार्क फिर भी वो रजिस्टर करवाना चाहता है, तो इट इज़ ऑल अप टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग। तो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग में क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको फॉर्म TMM जो है वो फिल करना पड़ता है, उसके साथ क्या क्या अटैच करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस presentation that you can go through।
तो ये सब उसको फिल करने पड़ते हैं कि उसको एनुअल टर्नओवर की कॉपी, या फिर उसको प्रूफ देना पड़ता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कहाँ हो रहा है, या नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ हो रहे हैं, या फिर प्रूफ कि वो एप्लीकेंट की सब पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क उसका प्रूफ देना पड़ता है, या फिर प्रूफ किए क्या क्या एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में, या कॉपी ऑफ जजमेंट की वो जो डिक्लेयर कर रहा है कि ये ट्रेडमार्क जो है ये एक वेल नोन ट्रेडमार्क है और इसको रजिस्टर किया जा सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं और फिर उसके साथ साथ एक फ़ीस पे करनी होती है, रिक्वायर्ड फ़ीस, फिर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड।